अर्चना वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 2014 रिट पिटिशन फाइल की गई है अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 के अंडर। बेसिक कंसोलिडेशन ऑर्डर्स में वीर सिंह, जो कि रिस्पोंडेंट 7 है, उनका नाम रिकॉर्ड किया जाता है लैंड डिस्प्यूट में बाकी को शेयरर के साथ। पिटिशनर ने कंसोलिडेशन ऑपरेशन के दौरान ये डिस्प्यूट नहीं किया कि को शेयरर्स के पास कुछ शेयर है। अर्चना जो पिटिशनर है, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। वो कह रही हैं कि वीर सिंह का नाम हटाकर उनका नाम रिकॉर्ड किया जाना चाहिए बाकी के को शेयरर्स के साथ, और वो क्लेम कर रही हैं एज को पार्टनर अपने 1/4 शेयर के लिए। पिटिशनर आगे ये स्टेट करती हैं कि जो लैंड डिस्प्यूटेड है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, हरदियो सिंह जो कि उनके ग्रैंडफादर है उनसे आ रही है। हरदियो सिंह के बाद ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं उनके सन्स, और उत्तम सिंह करता है हिंदू फैमिली के। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अमेंड होता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से, जो सेक्शन 6 को अमेंड करने के बाद पिटिशनर को पार्टनर बनने का राइट देता है फादर और ब्रदर्स के साथ। अमेंडिंग एक्ट 2005 सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 को डिलीट करता है और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के हिसाब से डॉटर और सन दोनों की सेम लाइबिलिटीज हो जाती हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के जो प्रोविजंस हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड पे भी अप्लाई होते हैं, और सक्सेशन सब्जेक्ट मैटर फॉल करता है एंट्री 5 लिस्ट 3 की, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। 1993 में इंडिया पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स इन वियना में, और जिसकी डिक्लेरेशन के हिसाब से ये माना जाता है कि सारी डिस्क्रिमिनेशन फीमेल्स के अगेंस्ट वो 2000 में खत्म की जाएंगी। इसी डिक्लेरेशन के हिसाब से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक सर्वे करता है और बोलता है कि प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन को मिलने चाहिए, जिसके हिसाब से हिंदू लॉ में भी रिफॉर्म आता है। इस सर्वे के हिसाब से ये देखा जाता है कि 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है जो फीमेल्स की, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है एग्रीकल्चरल वर्क में एज कंपेयर्ड टू मेन, जो कि सिर्फ 40% है। इस सर्वे के बेसिस पे लॉ कमीशन ने ये रेकमेंड किया कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 डिलीट किया जाना चाहिए और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए फीमेल को भी एग्रीकल्चरल लैंड में जब इनहेरिटेंस की बात आती है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 51 क्लॉज सी के अंडर, बट इसका कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि इनेबल करता है पार्लियामेंट को लॉज बनाने में सब्जेक्ट मैटर जो लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में है। यूपी एक्ट 1951 का सेक्शन 171 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, इसलिए आर्टिकल 13 उसे वॉइड मानता है क्योंकि वो अब्रिज कर रहा है डॉटर्स के राइट टू इक्वालिटी को, और ये आर्टिकल 14 और 15 को भी वॉयलेट करता है। हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब है एक ट्रस्ट जो बेनिफिट्स देता है लिविंग और अनबॉर्न को भी। प्रेजेंट केस में लैंड जो डिस्प्यूट में है वो एग्रीकल्चरल है, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से अंडर सेक्शन 6 पिटिशनर अपना राइट क्लेम कर रही हैं। कंसोलिडेशन अथॉरिटीज ये होल्ड करती हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो अमेंड हुआ है 2005 पे वो एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर नहीं अप्लाई होता, इसलिए पिटिशनर के पास कोई भी राइट नहीं है। अब सवाल ये है कि इस हालात में यूपी एक्ट 1955 अप्लाई होगा या हिंदू सक्सेशन जो अमेंड हुआ है 2005 में वो अप्लाई होगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमें देखना पड़ेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की क्या अथॉरिटीज हैं विद रिगार्ड टू राइट्स इन लैंड एंड लैंड टेन्योर। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई ओवरलैपिंग है सब्जेक्ट मैटर में जो एंट्री 18 लिस्ट 2
और एंट्री 5 लिस्ट 3 में बताए गए हैं, और अगर ओवरलैपिंग है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। तीसरी चीज कि क्या हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इनैक्ट किया गया है आर्टिकल 253 के तहत, और क्या इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा या नहीं। अब पहली चीज कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करी कि अथॉरिटी है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की लॉ बनाने में, जब हम लैंड और लैंड टेन्योर की बात करते हैं। पार्ट 11 चैप्टर 1 डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 245 टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में बताता है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन की डीलिमिटेशंस। और आर्टिकल 246 डिस्ट्रीब्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बताता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। और आर्टिकल 247, 249, 250, 252 और 253 कुछ एक्सेप्शंस बताते हैं आर्टिकल 246 के रूल में। 7 शेड्यूल लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है। ये डील करता है लैंड और लैंड टेन्योर्स से, जिसमें इंक्लूडेड है लैंड पे राइट्स, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन, रेंट का कलेक्शन, ट्रांसफर और एलियनेशन एग्रीकल्चरल लैंड की, लैंड इम्प्रूवमेंट और एग्रीकल्चरल लोन्स। 7 शेड्यूल लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट है। ये डील करता है मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन और पार्टीशन। जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर लिस्ट 3 कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में एंट्री 7 की बात करते हैं, तो उसमें एक फ्रेज यूज किया गया है, सेव एज रिगार्ड्स एग्रीकल्चरल लैंड, जिसका क्लियर मतलब है कि राइट्स जो हैं लैंड को लेकर और लैंड टेन्योर्स वहां स्टेट लेजिस्लेचर का एक्सक्लूसिव डोमेन है। इससे कंपेयर करें कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पे एंट्री 5 कॉन्करेंट लिस्ट या लिस्ट 3 की ये फ्रेज यूज करती है, ऑल मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच parties in judicial proceedings were immediately before the commencement of this constitution subject to their personal law। जहां से ये क्लैरिफिकेशन मिलती है कि राइट्स लैंड में और लैंड टेन्योर्स अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर के एक्सक्लूसिव डोमेन में लाई करती है। इसका मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर के पास जुरिस्डिक्शन है ऐसे कानून बनाने के जो राइट्स इन लैंड और लैंड टेन्योर्स की बात करती है। इसी के तहत यूपी एक्ट 1951 इनैक्ट किया गया है। राइट इन एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेज है जो इंक्लूड करता है इनहेरिटेंस के राइट्स और इंटरेस्ट कैसे डिवॉल्व होगा। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कीसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि पार्लियामेंट और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में जो लेजिस्लेटिव फील्ड है वो डिवाइडेड है आर्टिकल 246 से। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सके उन मैटर्स पे जो यूनियन लिस्ट में बताए गए हैं। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की जो मैटर्स एन्यूमरेट किए गए हैं स्टेट लिस्ट में, और स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है उन मैटर्स पे भी जो कंकरेंट लिस्ट में है। ऑफ कोर्स उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट की पावर इन्वेड नहीं की जा रही। आर्टिकल 248 में एक्सक्लूसिव पावर बताई गई है पार्लियामेंट की, जिसके हिसाब से वो किसी भी मैटर पे, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट में हो या स्टेट लिस्ट में हो, अपनी रेजिडरी पावर यूज करके उस पे लॉ बना सकता है। तीनों लिस्ट में जो एंट्रीज हैं वो लेजिस्लेशन की पावर नहीं बल्कि लेजिस्लेशन की फील्ड्स बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 सेपरेट करता है यूनियन की और स्टेट की पावर्स को। ऐसी डिमार्केशन पता होने के बावजूद कभी कभी स्टेट और यूनियन के बीच में रिपग्नेंसी क्रिएट हो सकती है। ऐसे में अगर ओवरलैपिंग हो तो स्टेट लॉ को अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। जितनी भी एंट्री लिस्ट में एन्यूमरेट की गई हैं वो ब्रॉड फील्ड या ब्रॉड टॉपिक को बताते हैं, इसलिए उसको लिबरल कंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, जिसका मतलब है लेजिस्लेशन टच कर सकता है इंसिडेंटल और एंसिलरी मैटर्स को भी। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पे चैलेंज आए
तो हमें ये पूछना चाहिए कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो लिस्ट 1 या लिस्ट 3 में लाए करता है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है वो अपहोल्ड की जाएगी। देखा जाए तो 3 लिस्ट में बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो कभी ना कभी ओवरलैपिंग हो सकती है। ऐसे में डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज किया जाना चाहिए ताकि ये डिटरमिन किया जा सके कि किसकी कॉम्पिटेंसी है लॉ बनाने की। जब कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करेगी तो उसे पता चलेगा कि लेजिस्लेशन का ट्रू कैरेक्टर क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड तब अप्लाई होगी जब यूनियन और स्टेट लिस्ट में क्लैश होगा एक ऐसे एरिया को लेके जो दोनों के बीच में कॉमन है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करते समय अगर कोई इंसिडेंटल इंक्रोचिंग पाई जाती है तो उसे इग्नोर किया जाएगा। लिस्ट 1 की प्रायोरिटी है लिस्ट 3 और लिस्ट 2 पर, लिस्ट 3 की प्रायोरिटी है लिस्ट 2 पर बावजूद इसके यूनियन लिस्ट की प्रेडोमिनेंस स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को अफेक्ट नहीं करेगी अगर सब्जेक्ट मैटर लिस्ट 2 में पाया जाता है। इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए एक्सप्रेशन राइट इन एंड ओवर द लैंड एंड लैंड टेन्योर्स को वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दी जानी चाहिए। पिटिशनर की ये कंटेंशन की सक्सेशन एंट्री 5 लिस्ट 3 में कवर करता है इनहेरिटेंस ऑफ राइट्स इन और ओवर लैंड एंड लैंड टेन्योर्स एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 3 ये कहता है कि ऑल मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्टीज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द पर्सनल लॉ, जिसका सीधा ये मतलब है कि पर्सनल लॉ ऑफ सक्सेशन तभी अप्लाई हो सकता है और उन्हीं केसेस पे अप्लाई हो सकता है जो ऑनगोइंग थे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले। रिकॉर्ड्स देखकर ये नहीं पता चलता कि जो लैंड डिस्प्यूट में है वो या तो पर्सनल लॉ से गवर्न हो रही है या जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग थी 26 जनवरी 1950 को। अमर सिंह वर्सेस बलदेव सिंह में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इनलार्ज करता है विडो के इंटरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में और ये एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के डोमेन में है। लेकिन उड़ीसा हाईकोर्ट लक्ष्मी देवी वर्सेस सुरेंद्र कुमार पांडा और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी एक कॉन्ट्ररी व्यू लिया था। यूपी एक्ट 1951 का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करे और लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। पुराने समय से ही हमारी कंट्री पेट्रार्कल सोसाइटी रही है जिसमें डॉटर या फीमेल को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है हस्बैंड के घर जब वो शादी करती है। लॉ मेकर्स इस फैक्ट को जानते थे और उन्होंने ध्यान रखा यूपी एक्ट 1951 के सेक्शन 171 और सेक्शन 172 के अंडर कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी फीमेल के लिए शादी के बाद कि वो 2 जगहों पर कल्टीवेट करे लैंड को, इसलिए ये सेक्शंस फीमेल को डिवेस्ट करते हैं। यूपी एक्ट 1951 प्रोटेक्टेड है 9th शेड्यूल के अंडर और आर्टिकल 31A के अंडर भी, इसलिए इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 13 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजा ब्रह्मा शाह और एसपी वटेल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है बारी बारी। कोर्ट ने राम अवलाम वर्सेस जटाशंकर में ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक्ट की स्कीम देखी जाए तो लॉ बने हुए हैं सारी कास्ट्स और क्रीड्स के लिए। यहाँ पे हिंदू जॉइंट फैमिली का कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ चैप्टर 3 जो असेसमेंट और कॉम्पनसेशन की बात करता है वहां पे हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंशन है फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन, वो भी फादर और उसके मेल लीनियल डिसेंडेंट्स के बीच में जिनको 1 यूनिट माना गया है और जितने भी बाकी के मेंबर्स हैं उसको सेपरेट यूनिट माना गया है। हिंदू लॉ या पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं हो सकता भूमिदार राइट्स पे। इस एक्ट के अंडर ये नए किस्म के राइट्स हैं। इस एक्ट के अंडर भूमिदार का क्या राइट है, वो अपनी भूमिदार लैंड को कैसे ट्रांसफर कर सकता है, उसके इंटरेस्ट की डिवोल्यूशन कैसे होगी उसकी डेथ के बाद, उन सब के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं।
सेक्शन 175 के हिसाब से अगर एक से ज्यादा भूमिदार हैं तो वो को भूमिदार कहलाएंगे और वो टेनेंट्स इन कॉमन होंगे, जॉइंट टेनेंट्स नहीं होंगे। ये प्रोविजन हिंदू जॉइंट फैमिली के मेंबर्स पे अप्लाई होगा। और सेक्शन 171 से 174 सक्सेशन के बारे में बात करता है और कहता है कि भूमिदार लैंड पास नहीं हो सकती सर्वाइवरशिप के हिसाब से। भूमिदार लैंड पे हिंदू लॉ के नोशंस अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि एक्ट सर्वाइवरशिप और मेल इशू का को पार्टनर बनना बर्थ के टाइम से ही दोनों ही नोशंस को नेगेट करता है ये एक्ट। प्रेजेंट केस में कोर्ट ये कंक्लूड करता है कि हिंदू जॉइंट फैमिली के जो मेंबर्स हैं अगर भूमिदार राइट्स होल्ड करते हैं तो वो टेनेंट्स इन कॉमन माने जाएंगे, ना कि जॉइंट टेनेंट्स। कुछ सर्टन क्लासेस ऑफ टेनेंसी जैसे कि परमानेंट टेनेंट होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट हेरिटेबल भी थे और ट्रांसफरेबल भी थे, लेकिन लिमिटेड सेंस में। बट एक्ट ऑफ 1951 इस पोजीशन को चेंज करता है। अब भूमिदार का इंटरेस्ट हेरिटेबल है सक्सेशन के अकॉर्डिंग। जब डिसीज्ड मेंबर का भूमिदार इंटरेस्ट डिवॉल्व होगा तो सारे मेंबर्स जो हिंदू जॉइंट फैमिली के हैं वो सेपरेट यूनिट माने जाएंगे। यहाँ सेक्शन 152 ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल होगा, ना कि हिंदू लॉ। पार शांति वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन में ये होल्ड किया गया था कि एक हिंदू विडो जब दूसरी शादी कर लेती है तब वो पहली शादी से एग्रीकल्चरल लैंड में राइट नहीं क्लेम कर सकती। हिंदू सक्सेशन एक्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर सेक्शन 171 क्लॉज बी जो कि यूपी एक्ट ऑफ 1951 का है, स्पेशल एक्ट, वो अप्लाई होगा। प्रेजेंट केस में जो दूसरा सवाल कोर्ट के सामने आता है वो ये है कि ओवरलैपिंग है क्या उन सब्जेक्ट्स में जो कि मेंशन किए गए हैं एंट्री 18 लिस्ट 2 और एंट्री 5 लिस्ट 3 में। अगर ओवरलैपिंग मानी जाती है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? सब्जेक्ट्स राइट्स इन और ओवर लैंड टेन्योर्स मेंशन है एंट्री 18 में लिस्ट 2 के, और ये इंक्लूड करता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है सब्जेक्ट्स एंट्री 18 लिस्ट 2 में और एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 3 में। आर्टिकल 246 क्लॉज 3 के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर के पास ज्यूरिसडिक्शन है इस संदर्भ में लॉ बनाने के, जहां पे हम लैंड और लैंड टेन्योर्स की बात करते हैं, जो इंक्लूड करता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी। सक्सेशन जो मेंशन है एंट्री 5 में लिस्ट 3 की, उसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है और इसको प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सारन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 254 क्लॉज 2 में प्रेसिडेंट जब असेंट करता है वो एक शैलो फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रेसिडेंट की असेंट लेने से पहले उनको रीजंस बताना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव बताना जरूरी है। और इस स्पेसिफिक केस में जहां पे असेंट ऑब्टेन की गई है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो असेंट लिमिटेड पर्पस के लिए मानी जाएगी और एक्सटेंड नहीं हो सकती बियॉन्ड उस पर्पस के। अब सवाल यह है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का क्या ओवरराइडिंग इफेक्ट है या नहीं। आर्टिकल 253 का ये इफेक्ट है कि अगर कोई ट्रीटी, अग्रीमेंट या कन्वेंशन के अंडर फॉरेन स्टेट डील करती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंसी में होने के बावजूद भी पार्लियामेंट के पास पावर है उस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने की और इम्प्लीमेंट करने की वो ट्रीटी, अग्रीमेंट या कन्वेंशन या कोई भी डिसीजन जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या एसोसिएशन या किसी भी अदर बॉडी से लिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इनैक्ट किया गया था आर्टिकल 253 के अंडर पावर एक्सरसाइज करते हुए। ऑब्जर्व ये किया गया कि लॉ जब एक्सक्लूड करता है डॉटर को कोपार्सनरी ओनरशिप से, तब वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उसको जेंडर के बेसिस पे। ये ऑपरेशन है और ये उसके फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर गारंटीड है उसको भी वायलेट करता है।
स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एक नेसेसरी चेंज क्रिएट करते हैं जहां पे वो हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स देते हैं। प्रपोज किया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए सेक्शन 6 के अंडर इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए डॉटर्स को हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, जैसे सन्स के पास है। सेक्शन 23 डिसएंटाइटल करता है फीमेल एयर्स को पार्टीशन मांगने से विद रिगार्ड टू ड्वेलिंग हाउस जो कि ऑक्यूपाइड है जॉइंट फैमिली मेंबर्स से। ये पार्टीशन तब तक नहीं हो सकता जब तक मेल एयर्स डिसाइड करें कि वो अपना शेयर डिवाइड करना चाहते हैं। इसलिए प्रपोज किया जाता है कि इस सेक्शन को भी रिमूव करना चाहिए ताकि वो ये डिसेबिलिटी खत्म कर दे। इसलिए हम देख सकते हैं कि एम और ऑब्जेक्ट है इस अमेंडिंग एक्ट का ताकि वो रिमूव कर सके सारी डिस्क्रिमिनेशन जो फीमेल्स के अगेंस्ट हैं और सेक्शन 6 में इक्वल राइट्स जेनरेट करे डॉटर्स के फेवर में भी। लॉ कमीशन की 174th रिपोर्ट ये भी रेकमेंड करता है कि एक्ट को एग्रीकल्चरल लैंड पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ने अमेंडिंग एक्ट 2005 को एग्रीकल्चरल लैंड पे एप्लीकेबल नहीं किया है। ये साफ है कि अमेंडिंग एक्ट 2005 की ये इंटेंशन है कि वो हिंदू डॉटर्स के लिए भी इक्वल राइट्स क्रिएट करें हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, लेकिन अमेंडिंग एक्ट यही राइट बाकी के डॉटर्स या फीमेल्स को जो दूसरा रिलीजन फॉलो करती हैं कंट्री में उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसलिए हम नहीं कह सकते कि एक्ट ऑफ 2005 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की डिक्लेरेशन का पालन कर रहा है, और वैसे भी आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस बीरेंद्र बहादुर पांडे में ये होल्ड करता है कि जब भी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मार्च करना चाहते हैं तो म्यूनिसिपल लॉ इस तरीके से बनाने चाहिए जो उन नोशंस को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल ओपिनियंस को कंसिडरेशन में लेकर आते हैं। इससे में जब इंटरनेशनल लॉ को अकोमोडेट किया जाता है म्यूनिसिपल लॉ में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो रिपब्लिक की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी प्रायोरिटी लेगा और कॉन्स्टिट्यूटेड लेजिस्लेचर अपने हिसाब से लॉज बनाएगा बिना किसी एक्सटर्नल रूल से बाध्य होते हुए। डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से ये माना गया है कि जब भी इंटरनेशनल लॉ इनकॉर्पोरेट किया जाए नेशनल लॉ में तब नेशनल और इंटरनेशनल लॉज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो म्युनिसिपल लॉ ही प्रिवेल करेगा। नेशनल कोर्ट्स उन प्रिंसिपल्स को मान्यता नहीं दे सकते जहां पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। नेशनल कोर्ट्स इंडोर्स करते हैं इंटरनेशनल लॉ को, पर तब नहीं जब कॉन्फ्लिक्ट हो नेशनल और इंटरनेशनल लॉ में। नेशनल कोर्ट्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑर्गन्स है नेशनल स्टेट के, ना कि इंटरनेशनल लॉ के। इसलिए जब कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों में तब नेशनल कोर्ट्स रीइंफोर्स करेंगे म्यूनिसिपल लॉ को, लेकिन कोर्ट्स पर हमेशा एक जिम्मेदारी होगी कि वो म्यूनिसिपल स्टैट्यूट को ऐसे इंटरप्रेट करें ताकि अवॉइड किया जा सके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है तब वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स जो इंटरनेशनल लॉज के हैं वो प्रिवेल करेंगे। बजाया वर्सेस गोपिका भाई रिले करता है सेक्शन 151 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1954। इस सेक्शन के अंडर ही पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता है जब एक डिसीज टेन्योर होल्डर की प्रॉपर्टी की डेवोल्यूशन के बारे में सवाल आता है। दीपो वर्सेस वासन सिंह में भी ये होल्ड किया गया था कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तब अगर किसी इंसान के पास सन 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 या सन 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 नहीं है तो वो उस इंसान की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मधुकेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक कस्टम जो ट्राइबल्स में पाया जाता है स्टेट ऑफ बिहार में, जो गवर्न करता है लैंड और उसकी सक्सेशन को, ये होल्ड किया जाता है इस केस में कि सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से इस कस्टम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सविता सामवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये होल्ड किया जाता है कि मैरिड डॉटर को भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में उस लॉ की वैलिडिटी को मान्यता दी गई जहां पे प्रिवेंट किया जा रहा है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्किंग प्लेस।
ये होल्ड किया गया कि वर्किंग वुमेन का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शीला देवी वर्सेस लालचंद में भी डिवोल्यूशन ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के बारे में बात है, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ऑपरेशन में आ जाता है। गांधुरी कोटेश्वर अम्मा चाकीरी या नंदी, इस केस में प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है अमेंडिंग एक्ट 2005 से पहले और सूट फॉर पार्टीशन ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू अमेंडेड एक्ट 2005। पर कोर्ट ये मानता है कि इन सारे केसेस का कोई एप्लीकेशन नहीं है प्रेजेंट केस में। पिटिशनर रिलाई करता है श्रीमती मुकेश वर्सेस श्री भरत सिंह और पुष्पलता वर्सेस SV पद्मा, जहां देखा गया कि प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अमेंडमेंट के बाद अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे भी, लेकिन कोर्ट ने ये माना जितने भी रीजंस उसने पहले दिए हैं उसके हिसाब से वो डिसएग्री करती है इन केसेस से। पिटिशनर और भी केसेस सबमिट करता है और ये आर्ग्यूमेंट देता है कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से इस एक्ट की एप्लीकेशन नहीं है एग्रीकल्चरल लैंड पे और अब सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 डिलीट हो चुका है। लेकिन जैसे पहले होल्ड किया गया, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 का कोई इम्पैक्ट नहीं है एक्ट की अपनी एप्लीकेबिलिटी को लेकर। इससे भी पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट इम्प्रूव नहीं हो रही है। इन कंक्लूजन कोर्ट ने यही होल्ड किया कि इस रिट पिटिशन में कोई मेरिट नहीं है और इसे डिसमिस किया जाता है।